हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अरुण कुमार सिंह और फिर से आपको इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम इंडियन एविडेंस का सेकंड लेक्चर है, इसमें पढ़ेंगे चैप्टर 2 जो कि बात करता है रिलेवेंट फैक्ट के बारे में। मीन्स कोई भी फैक्ट कब रिलेवेंट हो जाएगा। तो यह सेक्शन 5 से 55 तक बताता है, जो कि इतने तरह से कोई फैक्ट इन इशू के साथ कनेक्टेड है तो वह रिलेवेंट हो जाएगा, या कोई भी फैक्ट है जो रिलेवेंट फैक्ट के साथ कनेक्टेड है तो भी वह रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों सेक्शन 5 को देखते हैं। सबसे पहले तो कहता है एविडेंस में बी गिवन फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। तो इसमें यह बात बताता है कि कोई भी क्रिमिनल केस में या कोई भी सिविल केस में आप सिर्फ और सिर्फ एविडेंस फैक्ट इन इशू के बारे में बता सकते हैं या रिलेवेंट फैक्ट के बारे में। देन व्हाट इज फैक्ट इन इशू? तो लास्ट वीडियो में जैसे कि मैं बताया था, अभी भी बता देता हूँ कि फैक्ट इन इशू क्या है। तो फैक्ट इन इशू है कि व्हेन one party asserts some facts. Asserts some fact means asserts some fact that it is true. एक पार्टी किसी बात को बोलता है कि यह सही फैक्ट है एंड अनदर पार्टी डिनाई इट, देन इट इज कॉल्ड फैक्ट इन इशू। तो फैक्ट इन इशू का कोई भी मुद्दा है, इशू आ गया, डिनाई कर रहा है तो इशू हो गया, मुद्दा हो गया। तो एक पार्टी को यह अधिकार है कि वह साबित करे कि वह फैक्ट इन इशू सही है। जिसने डिनाई किया उसको साबित नहीं करना है। क्रिमिनल लॉ में जिसने किया कि यह ऐसा फैक्ट इन इशू ऐसा हुआ है, अपराध ऐसा हुआ है, तो उसी को साबित करना है कि यह फैक्ट सही है। दूसरा है रिलेवेंट फैक्ट। व्हेन वन फैक्ट इज कनेक्टेड in any of way provided in section 5 to 55 of Indian Evidence Act, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, तो that fact is called fact in issue. Any fact which is connected with fact in issue by way of section 5 to 55, तो वो कहलाता है फैक्ट इन इशू। 5 से 55 में दिए गए तरीकों में से किसी एक तरीके से भी फैक्ट इन इशू से यदि कोई भी फैक्ट कनेक्टेड हो तो जो फैक्ट सो कनेक्टेड है उसको बोलेंगे फैक्ट इन इशू। द एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट हो गया सिविल सूट और प्रोसीडिंग, है ना, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू, है ना, फॉर एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू के बारे में, और अदर फैक्ट विच आर रिलेवेंट या रिलेवेंट फैक्ट के बारे में, एंड नो अदर्स, और किसी चीज का एविडेंस नहीं दिया जाएगा, नहीं तो लिटिगेशन का कोई अंत नहीं रह जाएगा। दिस सेक्शन शैल नॉट इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ ए फैक्ट विच ही इज डिसएंटाइटल्ड टू प्रूव बाय एनी प्रोविजन ऑफ लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर, है ना। तो ऐसा है कि सिविल प्रोसीजर में सबका लिमिटेशन है, टाइम लिमिटेशन है, या क्रिमिनल प्रोसीजर में भी टाइम लिमिटेशन है। तो वो ऐसा फैक्ट नहीं देगा जो कि उस सीपीसी में या सीआरपी से मना किया गया है। एक तो विदाउट टाइम लिमिटेशन भी, यदि टाइम लिमिट टाइम में भी है लेकिन एक्सप्रेसली मना किया गया है सीपीसी में या सीआरपीसी में, तो वह वैसा फैक्ट नहीं देगा। दूसरे जैसे कि एक आप एग्जांपल ले लेते हैं कि आप पति पत्नी के ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैरिज ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ मैरिज आप ये नहीं बोल सकते हैं कि उन दोनों के बीच क्या क्या बातें हुई, क्या क्या प्राइवेट आप दोनों बातें किए, ये नहीं बोल सकते। दूसरा प्रिविलेज कम्युनिकेशन, जैसे एक्यूज ने एडवोकेट से क्या क्या बातें किया, आपको क्या क्या यह बताया, तो भी नहीं पूछ सकते हैं, ये कहलाता है प्रिविलेज कम्युनिकेशन। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि यदि यहाँ तो सिविल प्रोसीजर में ही लिखा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि सिविल प्रोसीजर में, क्रिमिनल प्रोसीजर में
मना किया गया है कि इसका एविडेंस नहीं लिया जा सकता है, तो उसको एविडेंस नहीं लिया जाएगा। जैसे ए इज ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ बी, देखिए यहाँ लेकिन एक्सप्लेनेशन क्रिमिनल वाला दे दिया है। हाँ, बाय बीटिंग हिम, डंडे से, क्लब विथ इंटेंशन टू कॉजिंग हिज डेथ। ठीक है, मर्डर का ट्रायल है कि उसको डंडे से इसने मार दिया है, ए ने बी को मार दिया है। तो ए ट्रायल, तब फैक्ट इन इशू क्या होगा? फैक्ट इन इशू फॉलोइंग होगा। तो क्या क्या? तो ए बी को लाठी से मारा है? क्या ए काउज बी को डेथ काउज कर दिया है ऐसे पीटने से? क्या ए का इंटेंशन था बी के डेथ काउज करने का? तो ये हो गया फैक्ट इन इशू। अब नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों कि ए एक शूटर है जो डज नॉट ब्रिंग विथ हिम एंड हैव इन रेडीनेस फॉर प्रोडक्शन एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द केस ए बॉन्ड ऑन विच ही रिलाइज। ये एक शूटर है। शूटर कौन होता है? जो शूट लाता है, वो है मतलब प्लेंटिफ भी बोल सकते हो आप। तो वो प्लेंटिफ जो है डज नॉट ब्रिंग विथ हिम and have in readiness for production at the first hearing of the case। प्रोडक्शन क्या? प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट इन द कोर्ट, वो लेकर के नहीं आया डॉक्यूमेंट। ये बॉन्ड ऑन विच ही रिलाइज। अब आपने केस किया है तो साबित आप ही को करना है, और उसने डॉक्यूमेंट लेकर नहीं आया। तो दिस सेक्शन डज नॉट इनेबल हिम टू प्रोड्यूस द बॉन्ड प्रूव इट कंटेंट्स एट सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ हियरिंग। आप एक यदि डेट फिक्स किया है कि इस डेट पे आपको लाना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और ला करके दिखाना है, और यदि आपने नहीं लाया तो कोर्ट से परमिशन लेकर के दोबारा तो आप ला सकते हैं। लेकिन यदि कोर्ट ने मना कर दिया कि आपको समय दिया गया था, आपका समय ओवर हो गया, हाँ, अब आगे का जो भी प्रोसीजर हो करेगा, तो आप उसको दोबारा दिस सेक्शन डज नॉट इनेबल हिम to produce the bond or prove it contents at a subsequent stage of hearing। तो बाद में आप उसे नहीं ला सकते। अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, है ना। अच्छा, इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो दोनों पर लागू होता है, क्रिमिनल केस पर भी और सिविल केस पर भी। इसकी कुछ सेक्शन है जो सिर्फ क्रिमिनल पे लागू होता है, कुछ सेक्शन है जो सिर्फ सिविल पे लागू होता है। इंडियन एविडेंस एक्ट मीन्स है तो प्रोसीजरल लॉ मेनली, लेकिन कुछ पोर्शन इसके सब्सटेंटिव भी है। इंडियन पेनल कोड सब्सटेंटिव लॉ है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोसीजर लॉ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सब्सटेंटिव लॉ है। लेकिन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सब्सटेंटिव लॉ है, प्रोसीजर लॉ है, लेकिन उसमें कुछ प्रोसीजर सब्सटेंटिव है। जैसे सेक्शन 125 सीआरपीसी क्या कहता है? वो कहता है मेंटेनेंस, है ना, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, उसके बाद डिपेंडेंट्स, वाइफ, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, तो इनका आपको मेंटेन करना है यदि वो आपसे अलग रह रहे हैं तो, या आप उनको भरण पोषण मेंटेनेंस नहीं दे रहे हो तो। उसके बाद अब आता है दोस्तों सेक्शन 6। सेक्शन 6 है जो कि कहता है रेस्ट्रिक्शन के बारे में। सेक्शन 6 कहता है दोस्तों रेस्ट्रिक्शन के बारे में। रेस्ट्रिक्शन क्या होता है कि पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। रेस्ट्रिक्शन क्या होता है? पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। कहता है फैक्ट विच दो नॉट इन इशू, फैक्ट है जो कि नॉट इन इशू है, आर सो कनेक्टेड विथ ए फैक्ट इन इशू, लेकिन फैक्ट इन इशू से इस तरह से कनेक्टेड है कि टू फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन का वो पार्ट बन जाता है। हाँ, तो वो ऐसा फैक्ट हो जो रिलेवेंट फैक्ट कहलाता है। फैक्ट इन इशू नहीं होते हुए भी रिलेवेंट फैक्ट हो जाता है। वेदर दे आर अकर्ड एट द सेम टाइम ऑफ प्लेस, सेम टाइम एंड सेम प्लेस, और डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेस, तो वो कहलाता है रिलेवेंट फैक्ट। तो वो कहलाता है रिलेवेंट फैक्ट, तो कहलाएगा मतलब रेस गेस्टाई, इसका यहाँ विशेष नाम दिया है। रेस गेस्टाई मीन्स पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। रेस गेस्टाई का स्पेलिंग क्या है दोस्तों? तो रेस
रेस गेस्टे, रेस गेस्टे भी बोल सकते हो, रेस गेस्टे, रेस गेस्टे, यह है रेस गेस्टे का स्पेलिंग। तो इसको मिटा दो दोस्तों, रेस गेस्टे को ऊपर नीचे भी नहीं हो सकता, इसको हाथ से ही लिखता हूँ, इंग्लिश लिखने से लिखा जाता है। तो इसको पढ़ना है ना इलिस्ट्रेशन। अब देखिए, ए इज एक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम। ए जो एक्यूज है, अब बी जो है उसके डिसीज्ड पर्सन है। विक्टिम तो उसका फैमिली होगा ना, ये डिसीज्ड पर्सन हो गया, विक्टिम हो गया जब तक जिंदा है, मर गया तो वो डिसीज्ड पर्सन हो गया। तो ये एक्यूज है, बी को पीट पीट कर उसने जान से मार दिया है, मर्डर कर दिया है। वट एवर वॉज सेड और डन बाई ए और बी एट द और बाई स्टैंडर्ड एट द बीटिंग, जब वो लाठी से उसको मार रहा था, मार मार के पीट के जान मार रहा था, उस समय यदि ए ने जो भी कहा है वो रेस्गेस्ट हो जाएगा, वो रिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि वह रेस्गेस्ट पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन हो गया, रेस्गेस्ट हो गया। ए ने बी को जब पीट रहा था तो बी ने जो भी कुछ भी किया है, बोला है, चिल्लाया है, रोया है, तो क्षमा प्रार्थी किया है ना, क्षमा याचना किया है, तो वह भी रेस्गेस्ट हो जाएगा, कहलाएगा, और वह भी रिलेवेंट फैक्ट होगा। उसके बाद वहीं खड़ा हुआ लोग जो दर्शक थे, देख रहे थे सिर्फ, उन्होंने जो कुछ भी कहा है या किया है, एक्शन किया है या से कहा है, मुंह से बोलकर कुछ कहा है, तो भी रेस्गेस्ट कहलाएगा और पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन का हो जाएगा, और वह रेलेवेंट हो जाएगा, उनकी बात को कोर्ट में एडमिसेबल होगा। ये तीनों ने कुछ भी कहा तो तीनों के बात के कोर्ट में एडमिसेबल होगा। बाय स्टैंडर्ड्स में एक से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। और कहता है इतना ही नहीं, और कहता है सो शॉर्टली बिफोर, जस्ट मतलब लाठी मारने से पहले क्या क्या दोनों में हुआ, हॉट टॉक हुआ, जो हुआ वो भी पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन रेस्गेस्ट होगा। या सो शॉर्टली आफ्टर द इंसिडेंट, हाँ, एज फॉर पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज नोन एज रेस्गेस्ट। तो रेस्गेस्ट वर्ड यहाँ नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको याद रखना है, इसको रेस्गेस्ट ही बोलते हैं, रेस्गेस्ट ही बोलते हैं। उसको बोलते हैं रेस्गेस्ट, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। ये इज एक्यूज ऑफ वेजिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेजिंग वार कर दे, जिसका सजा है भाई फांसी की सजा। बाय टेकिंग पार्ट इन आर्म्ड इंसरेक्शन इन विच प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय। क्या क्या आर्म्ड रिबेलियन कर दिया है, सशस्त्र विद्रोह कर दिया है और डिस्ट्रॉय कर दिया है प्रॉपर्टी को, रेल को तोड़ दिया, बस को तोड़ दिया, बस अड्डे को तोड़ दिया, रेल एयरपोर्ट को तोड़ दिया, और जो भी है आर्मी पर अटैक कर दिया। ट्रूप्स आर अटैक्ड, ट्रूप्स को पर अटैक किया। गोल्स आर ब्रोकन ओपन, गोल्स मीन्स जेल, गोल्स मीन्स जेल्स, जेल्स को सभी को तोड़ दिया। तो जेल्स में क्या रहते हैं, जेल्स में रहते हैं हाफिज सईद और बड़े बड़े आतंकवादी, हाफिज सईद जैसे बड़े बड़े आतंकवादी और अपराधी रहते हैं। तो उसको तोड़ दिया तो सब अपराधी बाहर आ जाएंगे और वो क्या करेंगे, फिर से क्राइम करेंगे। द अकरेंस ऑफ दिस फैक्ट इज रिलेवेंट। तो ऐसा हुआ तो अकरेंस ऑफ दिस फैक्ट्स है यह रिलेवेंट है। क्यों? क्योंकि एज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ जनरल ट्रांजेक्शन, या जनरल ट्रांजेक्शन भी रेस्गेस्ट कहलाया, क्योंकि जनरल ट्रांजेक्शन वो किया, मतलब कि वो बोलेगा कि वेजिंग बार का ही एक पार्ट है, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ वेजिंग बार है, सेम ट्रांजेक्शन है, तो ये भी रेस्गेस्ट कहलाएगा। दो ए मे नॉट हैव बीन प्रेजेंट एट ऑल ऑफ देम। अरे भाई बड़े बड़े आतंकवादी हैं, वो तो पाकिस्तान में रहता है, लेकिन इंडिया में जम्मू में विस्फोट करा देगा, बनारस में विस्फोट करा देता है, श्रीनगर में दिल्ली विस्फोट कराता है, और दिल्ली में विस्फोट करा देता है, हो सकता है चेन्नई में भी विस्फोट करा दे। तो क्या प्रत्येक जगह प्रेजेंट है? नहीं, फिर भी वो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन हुआ, रिलेवेंट होगा और उसको एविडेंस के रूप में कोर्ट में लाया जा सकता है।
जैसे बोल रहा है कि प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो सकता है, चेन्नई में डिस्ट्रॉय करता है, ट्रूप्स अटैक हो सकता है, कोलकाता में अटैक हुआ, गोल्स आर ब्रोकन ओपन हो सकता है, गोल्स जम्मू कश्मीर की जेल तोड़ दिया हो, तो डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेस पे काम किया है, तो भी वह पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन होगा और यह माना जाएगा वेजिंग ऑफ वार का ही एक पार्ट है। तो ये हो गया रेस गेस्ट टाइम। रेस गेस्ट टाइम यहाँ भी लिख दो दोस्तों, रेस गेस्ट टाइम पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। रेस गेस्ट टाइम ये है दोस्तों, रेस गेस्ट टाइम इज पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। अब चलिए दोस्तों सी, A be sue for a libel contained in a letter forming part of correspondence। ये ने लाइबल मीन्स लिख कर और क्या लाइबल लिख कर मानहानि करना और डिफेमेशन करना, और स्लेंडर बोल के गाली देना, तो हो गया स्लेंडर। दोनों मीन्स मानहानि ही है, दोनों डिफेमेशन ही है, और लिख कर गाली दिया तो हो गया स्लेंडर। तो ए ने बी को लिख कर गाली दिया और उसको लेटर भेज दिया है उसके घर पे। लेटर बिटवीन द पार्टी रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट आउट ऑफ विच द लाइबल अरोज, मीन्स अपमान या मानहानि जो हुआ है, डिफेमेशन हुआ है, तो वह लेटर भेज दिया उसके थ्रू हुआ, और उसने भी उसको जवाब लिखा, उसने भी उसको जवाब लिखा, फिर गाली वगैरह लिखा, उसके बारे में भला बुरा लिखा, तो उससे उसका क्या हो गया है, डिफेमेशन हो गया। एंड फॉलोइंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डेंस इन विच इट इज कंटेंट, तो जो गाली दिया वो पार्ट ऑफ, और दूसरे भी लेटर लिखा, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन कहलाएगा, रजिस्टर कहलाएगा। और सारे लेटर जो उस दौरान एक दूसरे को एक्सचेंज हुए हैं, सभी लेटर के कंटेंट्स, सभी लेटर जो है रिलेवेंट फैक्ट कहलाएंगे, दो दे डू नॉट कंटेन द लाइबल इटसेल्फ। अरे भाई उसका आगे पीछे लिखा हो तो पहले अच्छा से बात हुआ कि भैया मैंने आपको उधार दिया था, वो कब दे रहे हो? उसने बोला 2 महीने में दोगे। दूसरा बोला कि 2 महीने हो गए, अब तो दे दो यार प्लीज, मेरे को पैसे की सख्त जरूरत है। उसने कहा कि 2 महीने हो गए, लेकिन अभी मेरे के घर पे बच्चे बीमार हैं और पैसे नहीं है, और अभी 2 महीने का दो समय, तो 2 महीने का दिया होगा। फिर उसने मांगा 2 महीने बाद, तो बोला अभी भी नहीं है, तो वो फिर गाली भरा लेटर लिखा होगा, चाहे जो भी है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। उसके बाद भी वो लेटर लिखा, कुछ सांत्वना दिया कि ठीक है मैं तेरे को लोन लेके देता हूँ ये वो। तो ये सारे जो लेटर हैं पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन कहलाएगा, कि लाइबल जो एरोज हुआ, डिफेमेशन लिख कर जो अपमान किया गया, गाली दिया गया है, उसी का पार्ट है ये, और सारे रेलिवेंट होंगे। चलो देखते हैं डी। द क्वेश्चन इज वेदर goods ordered फ्रॉम बी वेयर डिलीवर टू ए। अब गुड्स ऑर्डर्ड हुआ है, वो ए को मिला क्या? The goods were delivered to several intermediate persons successfully. Every delivery is relevant. तो कहता है कि goods were delivered to several intermediate persons successively. Every delivery is relevant. तो प्रत्येक डिलीवरी रेलिवेंट है। जैसे गुड्स है जो गोडाउन, दिल्ली से किसी ने बुक किया, तो उसको घर से ले जा करके कैरियर को दिया, कैरियर से वो गोडाउन में गया, गोडाउन से कहीं गाड़ी पे लोड हुआ, गाड़ी पे लोड होके वो पहले मान लो कि मीन्स इलाहाबाद आया, इलाहाबाद से वो फिर मध्य प्रदेश आया, मध्य प्रदेश में मान लो इटारसी आया, इटारसी फिर से मुंबई आया, मुंबई से फिर बंगलोर आया, बंगलोर से फिर चेन्नई आया। तो कहता है जितने भी इंटरमीडिएरीज जो बीच में लोगों के पास, इंटरमीडिएट पर्सन के पास आए हैं, वो सारे रिलेवेंट फैक्ट कहलाएंगे और रजिस्ट्री कहलाएंगे और पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। बाद में इसको गुम हो गया कहीं पे, मान लो कि उसमें सोना रखा हुआ था, सोना की बिस्किट था, और बॉक्स ही गुम हो गया, पैकेट ही गुम हो गया, तो अपराध हो गया, एफआईआर किया, तो सारे जिसके पास गए हैं, और वो हो जाएगा रजिस्ट्री पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। और जो लास्ट में नहीं गया, तो भाई तुम्हारे पास था, तुम्हारे पास से कहाँ गया ये बॉक्स, है ना? कि सर्टेन गुड्स वेयर ऑर्डर्ड फ्रॉम बी
वेयर डिलीवर्ड टू ए को डिलीवर्ड करना था, डिलीवर्ड ए को हुआ या नहीं हुआ, यही क्वेश्चन है। नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। द गुड्स वेयर डिलीवर्ड सेवरल इंटरमीडिएट पर्सन सक्सेसफुली, ईच डिलीवरी इज ए रिलेवेंट फैक्ट। अब चलते हैं दोस्तों सातवां। सात है कि इसको हम स्कोप से भी समझते हैं। SCOPE, स्कोप। स्कोप में क्या क्या है दोस्तों। तो स्कोप में है कि पहले तो देखते हैं फैट एक्ट पढ़ लेते हैं पहले, तो पहले सेक्शन पढ़ लेते हैं। तो इसमें बोलता है कि फैक्ट्स विच आर ओकेजन कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू है, उसका करने का, उसका उत्पन्न होने का कोई यदि ओकेजन पार्टिकुलर है तो वह सेक्शन 7 में रिलेवेंट हो जाएगा। उसको फैक्ट इन इशू एराइज होने का कोई कारण है विशेष, तो भी सेक्शन 7 में रिलेवेंट हो जाएगा। फैक्ट इन इशू का एराइज होने का कोई इफेक्ट है विशेष, तो भी 7 सेक्शन में रिलेवेंट फैक्ट कहलाएगा। उसको डिटेल में देखते हैं कि फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, वह फैक्ट जिसको कोई विशेष ओकेजन पर ही किया गया। जैसे मेला में गए तो मेला में आदमी पैसा छीना और वहाँ ठगी आप करने लग गए और वहाँ रास्ते में आपने पैसे उसके छीन लिए। हाँ, दूसरा कॉज, अब कारण क्या है कि मेला तो जाता है तो पैसा लेकर ही जाता है, तो आपने उसके पैसे छीन लिए और उसके घर पे से सभी लोग चले गए, ये कारण हुआ, तो आप उसके घर पे चोरी कर लिए। दूसरा इफेक्ट, इफेक्ट क्या हुआ, इफेक्ट है कि मेला जाएगा तो कुछ खाएगा पिएगा, आप पॉइजनस चीज दे दिए, वो बेहोश हो गया, उसका बैग लेकर के आप भाग गए, उसका मोबाइल लेकर के भाग गए। और इमीडिएट और अदरवाइज है ना, ओकेजन है, कॉज है, इफेक्ट है। इमीडिएट फैक्ट इफेक्ट हो सकता है या थोड़ा देर में इफेक्ट हो सकता है, तो सारे रिलेवेंट है। रिलेवेंट फैक्ट ऑफ रिलेवेंट फैक्ट, रिलेवेंट फैक्ट का होगा या फैक्ट इन इशू, ये सब सारा होगा। विच कंस्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग, है ना, स्टेट ऑफ थिंग अंडर विच दे हैपन, है ना, विच अफोर्ड an opportunity for their occurrence, which afford an opportunity for their occurrence or transaction are relevant। तो मेला हो रहा तो एक अपॉर्चुनिटी है कि भाई लोग पैसा लाए हैं तो उनको लूट लो। तो इस तरह से यह स्कोप में दोस्तों कितने वर्ड हैं, स्कोप में 5 वर्ड हैं, तो पांचों को हम उसको इसमें देखते हैं। तो एस से हो गया स्टेट ऑफ थिंग, याद रखना स्कोप में एस फॉर हो गया दोस्तों, एस फॉर हो गया स्टेट ऑफ माइंड। कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, कोई कम पढ़ा लिखा लोग है, तो उसको आप आसानी से झूठ बोल करके ठग लेते हैं मेला में। तो क्या स्टेट ऑफ माइंड हो गया कहीं भी, तो स्टेट ऑफ माइंड उसका कमजोर है या अनपढ़ है, तो स्टेट ऑफ माइंड आप देख लिए तो उसको क्या है स्टेट ऑफ थिंग देखे तो वो आप ठग लिए। स्टेट ऑफ थिंग और क्या हो सकता है कि झोला है तो उसमें पैसा ले गया, मेला में आया तो पैसा लेकर ही आया हुआ, तो आपने उसके साथ ठगी कर दिया। दूसरा है सी से कॉज, सी से कॉज, यदि किसी चीज का कारण जान गए कि मेला में आया है तो यह मीन्स कोई सामान खरीदेगा ही, और यह मेला वाला जो लोग हैं फिर दोबारा यहाँ आएंगे नहीं, चले जाएंगे, तो कुछ दिन तो रहेगा, फिर जब इनको पता चलेगा कि सामान तो महंगा पड़ गया तो मेला तब तक खत्म हो गया। तो इसलिए वह कारण को जानता है, किसी चीज को कारण को जानता है, और अपराध होने का कारण जो है वो रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। उसके बाद ओ से ओकेजन हो गया, कोई भी अपराध किसी विशेष ओकेजन जानबूझकर उस ओकेजन पे किया जाता है तो वह रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि डेली 8 बजे आकर के मेज से बैठता दूध पीता है, उस दूध में आप किसी बच्चा से जहर डलवा देते, तो ओकेजन आप जानते हैं कि वह डेली 8 बजे आकर
दूध पीता है तो वह गिलास में आप जहर का एक टैबलेट डाल देते हैं तो वो हो जाएगा ओकेजन। अब पी से क्या होगा दोस्तों, पी से या तो टाइम बोल सकते हैं, पीरियड बोल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं। तो पी से यहाँ पीरियड है, तो आप पीरियड जानते हैं कि कितना से कितना पीरियड के बीच या खाना खाता है, कितना कितना पीरियड के बीच, या वॉकिंग के लिए अकेले जाता है कितना से कितना पीरियड के बीच, या ऑफिस जाता है तो उस पीरियड में आप उसको ठगी किए, लूट किए, अपराध कर दिए, मार दिए गोली से। जैसे क्या भगत सिंह फिल्म है उसमें अपॉर्चुनिटी देखा, पीरियड देखा, टाइम देखा कि कितना से कितना बजे यह निकलता है, एक को रखा कि इतना बजे निकलता है तो चलो अब जब निकलेगा तो तुम पहचानते हो चेहरा तो उसको रुमाल गिरा देना और फिर हम लोग शूट करके उसको भाग जाएंगे। तो उसके क्या हुआ कि वैसा ही हुआ कि पीरियड, पी से पीरियड, उसके बाद ई से क्या है इफेक्ट है। तो इफेक्ट है वो रिलेवेंट फैक्ट होगा। जैसे आपने यदि मारा और कैसे मारा पता नहीं चला लेकिन जहर बॉडी में है, मुंह से झाग आया तो इफेक्ट हो गया, तो ये रिलेवेंट फैक्ट होगा। स्ट्रगल किया, मान लो मारपीट हुआ, दोनों में झगड़ा हुआ तो स्ट्रगल क्या, ग्राउंड पे जो निशान बन गए, मान लो ग्राउंड गीला है तो निशान बन गए, सूखा पर भी बन जाता है, तो वो इफेक्ट जो है वह रिलेवेंट फैक्ट कहलाएगा। जैसे क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी, क्वेश्चन है कि ए ने बी को रॉब्ड किया। द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी, ए ने बी को रॉब किया, तो ये क्या है, यह एक क्वेश्चन है। उसके बाद इसको रिलेवेंट फैक्ट के बारे में बोलेगा कि द फैक्ट दैट शॉर्टली बिफोर द रॉबरी, जस्ट रॉबरी से पहले, लूटने से उसको पहले, वी वेंट टू फेयर विथ मनी इन पोसेशन। हाँ, बी ने मेला में गया था पैसा के साथ, हाँ मेला देखने के लिए, मेला में कोई खाली हाथ नहीं रहता है। एंड दैट ही शुड शो इट, और वह ने यह पैसा को उसने किसी को दिखाया था, जो लूटा है उसको दिखाया था। मेंशन, और पर्स में लाएगा, यदि 10 रुपया भी देना है तो पूरा पर्स ही निकालेगा, तो पर्स देख लिया। मेंशन द फैक्ट दैट ही हैड इट टू थर्ड पर्सन आर रिलेवेंट, कि इतना पैसे मेरे पास है, चेंज नहीं है, 10 रुपये पैसे तो देखो इतने हैं, पैसे तो 5,000 क्या 5,000 लेकिन चेंज नहीं है, और फिर उसने उसको लूट लिया। तो ये क्या है कि पैसे हैं, वो पैसे दिखाए, है ना, उसके पोसेशन में जो पैसे हैं, पी से पोसेशन, पी से पोसेशन भी होगा और पीरियड टाइम भी होगा, तो उसके पोसेशन में जो पैसे हैं वह एक रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। स्कोप है ना दोस्तों, स्कोप, सॉरी स्कोप है SCOP, स्कोप। तो ए से स्टेट ऑफ थिंग, सी से कॉज, ओ से अपॉर्चुनिटी, और पी से पोसेशन है। ये पी से पोसेशन है दोस्तों, पी से पोसेशन है और ई से इफेक्ट है। तो पोसेशन में आपका क्या है, तो ये है रिलेवेंट फैक्ट है। अब क्वेश्चन है यहाँ देखिए कि ए ने बी का मर्डर किया है, ठीक है, मार्क ऑन द ग्राउंड। अरे भाई जब स्ट्रगल दोनों एक दूसरे को पटका पटकी कर रहा था तो ग्राउंड पर कुछ तो निशाना पड़ जाएगा, तो रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। प्रोड्यूस बाय स्ट्रगल नियर द प्लेस वेयर द मर्डर वाज कमिटेड आर रिलेवेंट फैक्ट, है ना। तो मार्क जो प्रोड्यूस हुआ है वह रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। चलो, ए ने बी को पॉइजन दिया है, ये फैक्टिंग इशू है। तो रिलेवेंट फैक्ट क्या के बारे में बोलता है कि द स्टेट ऑफ बीज हेल्थ द सिम्टम एस्क्राइब टू पॉइजन। अरे पॉइजन देने के बाद उसके बॉडी पीला पड़ गया, उसके बॉडी में अकड़ आ गया, उसके बॉडी में पॉइजन पूरा शरीर में फैल गया, है ना। क्या पोस्टमार्टम करेगा था, ऑटोस्पाई भी बोलते हैं उसको। तो डॉक्टर ने उसका रिपोर्ट दिया कि इसके शरीर में जहर है, जहर से मारा गया। तो ये क्या हो जाएगा, रिलेवेंट फैक्ट होगा। हैबिट ऑफ बी नोन टू ए, ये भी रिलेवेंट फैक्ट होगा। किया खैनी खाता है, खैनी में ही दे दिया।
जहर। भांग खाता है, भांग में दे दिया जहर। डेली 7 बजे आकर के मेस में दूध पीता है तो दूध में ही दे दिया जहर। which afforded an opportunity for the administration of poison। जिससे बाद क्या हो, which afforded an opportunity, उसके बाद क्या हुआ कि एक उसको अपॉर्चुनिटी मिल गया। उसको हैबिट जानता है तो अपॉर्चुनिटी मिल गया, तो उससे अपॉर्चुनिटी मिल गया कि वह फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन, जहर देने का। तो स्कोप ध्यान रखें दोस्तों, एस स्टेट ऑफ माइंड, और स्टेट ऑफ माइंड या स्टेट ऑफ थिंग। स्टेट ऑफ थिंग बोलेंगे तो स्टेट ऑफ माइंड भी उसमें आ जाएगा। और सी से कॉज, ओ से ओकेजन, पी से पोसेशन, और ओपी एक साथ भी कर दो। 5 वर्ड है लेकिन 6 वर्ड लगो। ओपी एक साथ कर दो तो अपॉर्चुनिटी भी। ई से इफेक्ट, एस से स्टेट ऑफ थिंग, सी से कॉज, ओ से अपॉर्चुनिटी, पी से पोसेशन, और ई से इफेक्ट, और ओपी को एक साथ कर दो तो अपॉर्चुनिटी भी। तो ये हो गया दोस्तों स्कोप। 7 को रखते हैं स्कोप, 6 को रखते हैं रेस्केस्टाइज, 7 को बोलते हैं स्कोप। 8 चलो दोस्तों, पीसीएम पैरासीटामोल, पी से प्रिपरेशन, और सी से कंडक्ट। सी से कंडक्ट, वो कंडक्ट 2 तरह के होते हैं। घटना मर्डर करने के पहले दोनों का कंडक्ट क्या था, या क्रिमिनल का कंडक्ट क्या था विक्टिम के प्रति, अब मर्डर करने के बाद क्या कंडक्ट हुआ। पहले दोस्ताना बुला रहे, कुछ नहीं, सुनो ना, एक अच्छा सा बात कर, चल तो वहाँ पर सुनसान में आपको एक खजाना देखा हूँ, 2000 रुपया गिरा हुआ है वहाँ पर, चलो ले लेते हैं। और वहाँ गया तो कंडक्ट है कि प्यार से ले गया, आया और गोली मार दिया। आया बहुत सरवरी में था, पसीने पसीने था, बहुत जल्दी में था। तो ये क्या हो गया, सब्सिक्वेंट कंडक्ट। तो पी से पैरासीटामोल, पी से पारा, सी से सीटामोल, और पीसीएम पैरासीटामोल टेबलेट, पीसीएम बोलते हैं ना पैरासीटा, और एम से मोल मतलब मोटिव। पीसीएम टेबलेट, पीसीएम है ना टेबलेट, तो उसी के नाम पे है पीसीएम। हो पीसीएम, पीसीएम टेबलेट, पैरासीटामोल टेबलेट। पी से क्या है, प्रिपरेशन है, सी से क्या है, कंडक्ट है, एम से क्या है, मोटिव है। तो कोई भी क्राइम में किसी भी व्यक्ति का जो प्रिपरेशन करता है कोई भी क्राइम के लिए, तो वह रिलेवेंट फैक्ट है। कोई भी क्राइम के लिए किसी भी व्यक्ति का जो कंडक्ट है क्राइम से जस्ट पहले या क्राइम से जस्ट बाद, वह एक रिलेवेंट फैक्ट होगा। विक्टिम का भी कंडक्ट और क्रिमिनल का भी कंडक्ट। जब जैसे बोला कि देखो जो चोरी किया उसको पकड़ने के लिए पुलिस आ रही है, तो एक आदमी वहां से भाग गया, तो इसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या हुआ कि वह भाग गया डर से, तो इसका मतलब उसने चोरी किया है, बाकी तो कुछ भागा नहीं वहां से। अच्छा, दूसरा है मोल, एम से मोटिव। अब जैसे कोई मारा, तो क्यों मारा, तो क्योंकि उसको 10 लाख रुपया बकाया था और पैसा दे नहीं रहा था, और पहले से धमकी दे रखा था कि तुम्हें मैं जान से मार दूंगा, और इसलिए वह कहलाएगा पैरासीटामोल, मतलब ये मोटिव कि उसको मारने का मोटिव क्या है, उसके पैसा वसूल करना था, अब मार करके उसके संपत्ति को कब्जा कर लिया। तो एनी फैक्ट इज रिलेवेंट which shows or constitute a motive or preparation for any fact in issue or relevant fact। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पीसीएम यानी पैरासीटामोल। ठीक है दोस्तों, पी से हो गया प्रिपरेशन, सी से हो गया कंडक्ट, सब्सिक्वेंट कंडक्ट, और सब्सिक्वेंट में भी सब्सिक्वेंट कंडक्ट और प्रीवियस कंडक्ट, और एम से हो गया मोटिव। ये तीनों रिलेवेंट फैक्ट है। द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी, द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी
एनी एजेंट टू एनी पार्टी, है ना, इन एनी सूट और प्रोसीडिंग, सूट मतलब सिविल केस, प्रोसीडिंग मतलब क्रिमिनल केस, in reference to such suit or proceeding, in reference to any fact in issue, therein, thereto, relevant, means वह रिलेवेंट होगा, किसी भी व्यक्ति का कंडक्ट या उसके एजेंट का कंडक्ट रिफरेंस टू सूट या प्रोसीडिंग, है ना, अबाउट एनी फैक्ट इन इशू इज रिलेवेंट है, कंडक्ट ऑफ पर्सन एंड ऑफेंस अगेंस्ट होम इज द सब्जेक्ट ऑफ प्रोसीडिंग। तो उसका पहले तो कंडक्ट है, रिलेवेंट होगा, फिर कंडक्ट के ही बारे में रिलेवेंट होगा, पर्सन एन ऑफेंस अगेंस्ट होम सब्जेक्ट मैटर प्रोसीडिंग, तो क्या होगा, रिलेवेंट फैक्ट होगा। ए कंडक्ट इन्फ्लुएंस और इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी फैक्ट इन इशू, हाँ बोला कि चोर को पकड़ने पुलिस आ रहा, भाग गया है वो, तो क्या हो गया, रिलेवेंट फैक्ट हो गया। प्रीवियस सब्सिक्वेंट कंडक्ट हो गया। प्रीवियस कंडक्ट क्या है कि जहर से मान लो ए ने बी को मारा है, तो ए ने क्या किया है, पर्टिकुलर दुकान से जस्ट मारने से पहले जहर खरीदा, और वही जहर का जो जहर खरीदा है उसी जहर का नाम पोस्टमार्टम में आ गया कि ये पोस्टमार्टम ये जहर था, तो ये क्या हो गया, प्रीवियस कंडक्ट है, तो वह रिलेवेंट फैक्ट कहलाएगा। इट वॉज प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट दोनों हो सकता है। Conduct in this section does not include a statement unless those statements accompany and explain act other than a statement. But this explanation is not to affect the relevancy of statements under any other section of this act. The conduct of any person is relevant. Any statement made to him, in his presence and hearing, which affect the such conduct is relevant. चलो दोस्तों, अब इसका कुछ एग्जाम्पल है, उदाहरण है, और इसको देखते हैं। पीसीएम के पैरासीटामोल का ये में कहता है, ये कहता है दोस्तों कि ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी, ए ने बी का मर्डर कर दिया, उसके लिए उसका ट्रायल चल रहा है। द फैक्ट दैट ए मर्डर्ड सी एंड, ए ने उससे पहले ए ने सी का ही मर्डर किया था, और बी इस बात को जानता था कि ए ने सी का मर्डर किया, और कोई नहीं जानता था, उसका भी ट्रायल चल रहा था। तो बी को ब्लैकमेल कर रहा था कि तुम मेरे को 10 लाख रुपए दो, नहीं तो मैं बता दूंगा कोर्ट में जाके कि तुम ही ने सी का मर्डर किया है, और उसको मर्डर करते मैं देखा हूँ। तो ए हैड मर्डर्ड सी, तो ए ने भी सी का भी बोला कि तेरे को भी निपटा देता हूँ। बी न्यू दैट ए हैड मर्डर्ड सी एंड बी हैड ट्राइड टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम ए बाय थ्रेटनिंग टू मेक हिज नॉलेज पब्लिक, तो उसने क्या किया, बी को भी निपटा दिया। ए ने पहले मर्डर कर चुका था सी को, अब सिर्फ बी है जो देख लिया है। अब भी बोला तेरे को मैं केस में फंसा दूंगा, नहीं तो मेरे को 5 लाख रुपया दे, तो बोला चल 5 लाख रुपया क्या तेरे को भी टपका देता हूँ, उसको भी मार दिया। तो यह रिलेवेंट फैक्ट कहलाएगा, क्योंकि वह जो प्रीवियस कंडक्ट है, क्या है प्रीवियस कंडक्ट की नॉलेज, उसकी जो नॉलेज है वह, उसका जो नॉलेज है वह कंडक्ट में आएगा, प्रीवियस कंडक्ट में आएगा। प्रीवियस कंडक्ट क्या था कि नॉलेज है, वो जानता था कि मर्डर ए ने सी का किया है और कोई नहीं जानता था, इसलिए इसका भी मर्डर हो गया, और एक्सटॉर्शन करता था। अच्छा, अब चल दी, ए शुड बी अपॉन ए बॉन्ड फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, है ना। बॉन्ड बोला कि तुमने लिख के दिया था कि इतना बॉन्ड करूंगा, बेल बॉन्ड भरते हैं ना, तो अब पैसा दो, वो नहीं तो मान लो बेलर बॉन्ड भरा तो पैसा दो, नहीं तो उसको पकड़ के लाओ, जेल से भाग गया, या पैरोल पे था तो भाग गया, या बेल पे था अभी जेल आ नहीं रहा है, उसका ट्रायल कोर्टवा नहीं रहा है, उसका ट्रायल चल रहा है, तो बी डिनाइज द मेकिंग ऑफ द बॉन्ड, बी डिनाइज द मेकिंग ऑफ द बॉन्ड, बी मना करता है कि बी ने, हमने बॉन्ड पेपर पे साइन नहीं किया है।
sorry, the fact that at the time when the bond was alleged to be made, B required money for particular purpose. तो बी को पर्टिकुलर पर्पस के लिए पैसे चाहिए था। जब बॉन्ड बनाया जा रहा था उस समय उसने लोगों से बोला था कि उससे जस्ट पहले बोला था कि लोग मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। बॉन्ड बनाते समय बोला अच्छा पैसा चाहिए, इसलिए बॉन्ड लिख कर मैं इसको दे रहा हूँ कि मैं पैसा तेरे को 2 महीने में लौटा दूंगा और तुम मुझे पैसे दे दो। तो यह क्या है? तो यह रिलेवेंट फैक्ट हो गया और प्रीवियस कंडक्ट हो गया। प्रीवियस कंडक्ट होने के कारण रिलेवेंट फैक्ट हो गया, है ना। ए ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ बी बाय पॉइजन, है ना, जहर देकर ए ने बी को मार दिया। दैट बिफोर द डेथ ऑफ ए बिफोर द डेथ ऑफ बी ए प्रोक्यूर्ड सिमिलर पॉइजन व्हिच एडमिनिस्टर्ड टू बी, है ना, सिमिलर पॉइजन खरीदा। तो ये क्या हो गया? प्रिपरेशन हो गया। तो पैरासीटामोल PCM कंडक्ट हम लोग देख चुके हैं, अब प्रिपरेशन आ रहा है। तो प्रिपरेशन जो है कि जहर जस्ट उसके मर्डर होने से पहले उसने खरीदा था दुकान से सेम जहर, उसी जहर को डॉक्टर ने पेट चीर के देखा तो वही जहर अंदर उसके आंत में है, इंटेस्टाइन में है। तो यह एक रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा और यह दिखाता है कि प्रिपरेशन वह मार्केट से लाया था, सेम जहर पाया गया, तो प्रिपरेशन उसने पहले से किया, तो यह एक रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन इज वेदर ए सर्टेन डॉक्यूमेंट इज विल और नॉट। सर्टेन डॉक्यूमेंट एक वसीयत है या नहीं है। वसीयत क्या होता है दोस्तों? कोई व्यक्ति अपना सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इन द विद द कंडीशन दैट ही हैज नो लीगल हेयर्स, तो वो किसी को भी वसीयत कर सकता है, बिल में लिख सकता है, कागज में लिख के अपना बॉक्स में रख सकता है, लेकिन 2 विटनेस चाहिए, इंडिपेंडेंट विटनेस, और वो विटनेस नहीं है जिसको दे रहा है, नहीं तो नल एंड वॉइड हो जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से प्रूवेट डिक्लेयर करना पड़ेगा ये वसीयत सही है और किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो आकर के कोर्ट में बताए। उसके बाद 2-3 महीने में उसको पूरा प्रोसेस में मान लो 6 महीने प्रूवेट डिक्लेयर कर देता है, तो उसका चल अचल संपत्ति का मालिक हो जाता है जो वसीयत में लिखा हुआ है। तो ये वसीयत है। तो सर्टेन डॉक्यूमेंट इज विल ऑफ ए और नॉट, ये अब क्वेश्चन राइज होता है कोर्ट में, इस पर केस चल रहा है, मतलब फैक्ट न्यूज, एक कहता है एक कहता नहीं है। मान लो कि कोई लड़का है लेकिन सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी किसी का है, तो वो व्यक्ति उसको चाहे जैसे बेच सकता है। द फैक्ट दैट नॉट लॉन्ग बिफोर द डेट ऑफ एलिज्ड विल, है ना, बिल बनाने से जस्ट पहले, नॉट लॉन्ग कहता तो जस्ट बिफोर, ये मेड इंक्वायरी इनटू द मैटर इन विच प्रोविजन ऑफ एलिज्ड विल रिलेट्स। जैसे ये ने बिल बनाने के लिए कोर्ट में गया था, लोग देखे थे, कोर्ट का क्लर्क बोला है, टाइपिस्ट बोला, स्टेनो बोला कि हमसे पूछे थे, एडवोकेट बोला हमसे पूछे थे कि हमको ऐसे ऐसे बिल बनाना है, चल अचल संपत्ति 2 व्यक्ति के नाम करना है अपना 50-50% में सो व्यक्ति को। दैट ही कंसल्टेड द वकील इन एडवोकेट या वकील इन रेफरेंस टू मेकिंग द बिल, that he caused drafts of the bill prepared, और उसका ड्राफ्ट भी वो प्रिपेयर करवाए थे वकील से। he did not approve it, लेकिन उस समय वो फाइनल साइन उस पर नहीं किया था। हो सकता है बाद में बनाकर वो साइन कर दिया होगा, हमारे सामने तो नहीं किया था। तो ये सब क्या है? प्रिपरेशन जो है वो रिलेवेंट फैक्ट है। बिल बनाने के लिए आप कोर्ट में गए, उसके बाद इंक्वायरी किए, उसके बाद वकील से कंसल्ट किए, उसके बाद वकील से आप ड्राफ्ट भी बनवा लिए, तो ये सब क्या कहलाता है? प्रिपरेशन है वसीयत बनाने का। तो ये बिल है कि नहीं, ये कौन साबित करेगा? मान लो कि जो विटनेस है वो कोर्ट में आ नहीं रहा, और जो बनाया हो तो मर ही गया, क्योंकि डेड बिल ही एप्लीकेबल होता है, इन्फोर्सेबल होता है, और लिविंग बिल इन्फोर्सेबल नहीं होता। हमारे जिंदा रहते हमारा प्रॉपर्टी किसी को नहीं मिलेगा, हम मर जाएंगे तभी मिलेगा। तो ये सब वह एक रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। ये इज एक्यूज ऑफ ए क्राइम। अब नेक्स्ट चलते हैं कि ये
ने एक क्राइम किया है, ठीक है, एक्यूज ऑफ ए क्राइम, ठीक है। द फैक्ट दैट इधर बिफोर और एट द टाइम और आफ्टर द अलीज्ड क्राइम, मतलब तीनों समय, बिफोर, एट द टाइम एंड आफ्टर द क्राइम, ये provided evidence which tend to give the fact of the case and appears favorable to himself। तो ये ऐसे एविडेंस देता है कि द केस, फैक्ट्स ऑफ द केस appears favorable to him, कि उसके फेवर में है ना। that he destroyed or concealed evidence, और वह डिस्ट्रॉय कर दिया है या छुपा दिया है एविडेंस को, प्रिवेंटेड द प्रेजेंस और प्रोक्योर द एब्सेंस ऑफ पर्सन हु माइट हैव विटनेस्ड, जो कि विटनेस है, सवर्न्ड द पर्सन टू गिव फॉल्स रिस्पेक्टिंग इट इज रिलेवेंट फैक्ट। तो कहता कि ये एक क्रिमिनल है, मान लो कि मर्डरर है, तो वो ऐसा झुकाव कर दिया, ऐसा लोगों को साथ किया है कि कॉज अपीयरेंस फेवरेबल टू हिम, और मतलब बोला है विटनेस को कि तुम मेरे पक्ष में देना, प्रलोभन दे के बोला हो, या इंटिमिडेशन धमकी देने के दे करके बोला हो, या प्यार से बोला हो, या उसको क्या बहला फुसला दिया हो, तो वह कहलाएगा कि वह रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। जो उसको धमकी दिया, बहलाया फुसलाया, या एविडेंस को ही डिस्ट्रॉय कर दिया हो, मान लो मर्डर किया तो ब्लड सारे मिटा दिया हो, सारे पानी में दहा दिया हो, हथियार कहीं फेंक दिया हो, तो वह सारे एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या कहलाएगा कि वह रिलेवेंट फैक्ट है। एविडेंस क्यों डिस्ट्रॉय किया, कोई चीज़ तोड़ क्यों दिया, फेंक क्यों दिया, एविडेंस को छुपा दिया था, वो मिला तो भी रिलेवेंट फैक्ट है। एविडेंस को या विटनेस को प्रिवेंट करता है कि यहाँ नहीं आओ, तुम आओगे तो जान से मार दूंगा, किसी व्यक्ति को भेज करके उसको नहीं आने देता कोर्ट में, तो रिलेवेंट फैक्ट है। प्रोक्योर द एब्सेंस ऑफ पर्सन हु हैव नॉट विटनेस्ड, है ना, हु माइट हैव बीन विटनेस्ड, या जो विटनेस है उनको किसी भी तरह से रोक लगता है कि वो कोर्ट में एब्सेंट हो जाए, या सवर्न या धमकी देता है पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस, या फॉल्स एविडेंस देने के लिए लोगों को यह मना लेता है, चाहे जैसे भी हो, तो ये सब क्या है, ये सब है रिलेवेंट फैक्ट। उसका मोटिव पता चलता है कि उसका मोटिव क्या है, उसका मोटिव है कि किसी भी तरह से एविडेंस न दिया जाए, उसका मीन्स यही उद्देश्य है कि एविडेंस किसी तरह से न दिया जाए, या कंडक्ट भी हो सकता है, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट है कि वो किसी तरह से रोकना चाहता है। तो ए ने बी को लूट लिया, ए वेदर ए रॉब्ड बी और नॉट, तो ए ने बी को लूट लिया, ए रॉब्ड बी। The fact that after B was robbed, C said in presence, the fact that B was robbed, B को लूट लिया गया, तो C said in A presence, C ने A के प्रेजेंस में बोला, the police are coming, है ना, the police are coming to look for the man who robbed B। B को घर में रॉबरी हो गया है, लेकिन जब सभी लोग बैठे थे तो सी ने, एक भी वहाँ था, तो सी ने कहा कि पुलिस आ रही है, तो ये वहाँ से भाग गया, एंड इमीडिएटली आफ्टरवर्ड ए रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस आर रिलेवेंट फैक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट हो जाएगा, किसका, ए का। तो ये भाग गया मतलब ये नहीं मर्डर किया है, ये नहीं रॉबरी किया है, तो ये कहलाएगा सब्सिक्वेंट कंडक्ट, या रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। द क्वेश्चन इज वेदर ए ओन्स बी ₹1000, है ना, ए ओन्स ए के पास बकाया है बी ₹1000। द फैक्ट दैट ए आस्क्ड सी, ए का बकाया, ए को पास मतलब बकाया है बी का, तो ए आस्क्ड सी टू लेंड हिम मनी, और इस घटना से पहले ने
सी से पैसा मांगा था, और सी से पैसा मांगा था, and that D said to C in A presence and hearing, और डी ने सी को बोला था, है ना, आई एडवाइज यू नॉट टू ट्रस्ट ए, और सी को पैसा देने से मना कर दिया था कि इस पर विश्वास मत करो, पैसा नहीं लौटाएगा। फॉर ही यूज बी 10,000 रुपीज, तो जिसके लिए कि वह ही ओज बी 10,000 रुपये वो बी को देता है। That A went without making any answer are a relevant fact, है ना। तो बोला कि he owes B 1,000 रुपीज, वो 10,000 ऑलरेडी बी से लिया है और दे नहीं रहा, तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो रिलेवेंट फैक्ट होगा। ए ने बी को ए ने उधार लिया 10,000 बी से और दे नहीं रहा, इसका केस चल रहा है। तो केस चल रहा है, तो ए आस्क्ड सी टू लेंड हिम मनी, ए ने सी को ए ने पहले भी दूसरे ओकेजन पे, है ना, मतलब ये पैसा लेने के बाद सी के पास भी गया था, उसको और पैसा चाहिए था, तो सी के पास गया था कि पैसा दे दो, और डी ने कहा कि इसको तुम पैसा मत दो, और ये विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है, क्योंकि अब बी का भी 10,000 लिया है जो लौटा नहीं रहा, और उसका केस चल रहा है, बोर्ड मुँह कर रहा है कि हमने नहीं लिया पैसा। दैट ए वेंट विदाउट, और ये क्या हुआ कि बिना आंसर दिए चला गया वहाँ से, तो रिलेवेंट फैक्ट होगा। यदि वो बोलता ना कि नहीं मैं बी का पैसा नहीं ले, वो झूठा केस किया है, तो बिना आंसर दिए चला गया, और जो डी जो है, डी एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति है ना, वह सी का भी मित्र नहीं है, बी का भी मित्र नहीं है, सी का भी रिलेटिव नहीं है, बी का भी रिलेटिव नहीं है, ब्लड रिलेशन है नहीं किसी का, तो इंडिपेंडेंट व्यक्ति जो बोलता है उसकी बात को कोर्ट ज़्यादा वैल्यू देता है। अब क्वेश्चन है वेदर ए कमिटेड ए क्राइम और नॉट, ए ने कमिट किया काम कि नहीं। द फैक्ट दैट ए अबंडन्ड आफ्टर रिसीविंग ए लेटर ऑफ वार्निंग हिम that inquiry was being made for the criminals and the content of the letter are relevant. Whether A committed a crime or not, the fact that A absconded, A भाग गया, कब भागा? After receiving a letter, उसके पास से किसी ने पत्र भेजा, अब पत्र में लिखा था कि मीन्स इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रहा है, इंक्वायरी शुरू हो रहा है, पुलिस पकड़ने आ रही है जिसने कि क्राइम किया उसको, और वह क्या हो गया, भाग गया, भगोड़ा हो गया, तो भाग गया है, गांव छोड़ के भाग गया, तो ये क्या दिखाता है कि यह एक रिलेवेंट फैक्ट है। ये इज एक्यूज ऑफ ए क्राइम, ये क्या है, एक्यूज है एक क्राइम का, ये क्या है, एक्यूज है एक क्राइम का। The fact that after commission of alleged crime, he absconded and was in possession of property, है ना, possessed the property acquired by the crime and attempted to conceal the thing which were might have been used in committing the crime. तो ये सब relevant हो गया, subsequent conduct हो गया कि the after commission of crime, और मर्डर हुआ उसके बाद आप गांव क्यों छोड़ के भाग गए, और मर्डर हुआ उसके बाद क्राइम जो हुआ था, वो मान लो किसी का मोबाइल था, तो वो मोबाइल आपके पास कैसे है अभी, और अटेम्प्टेड टू कंसील द थिंग, और आपने ये मोबाइल कोई बोलता है तो देते नहीं, दिखाते नहीं हो, उससे आप बात तो करते, यूज तो करते हो, किसी को दिखाते नहीं हो, तो ये सब क्या है, रिलेवेंट फैक्टर, ये सब क्या है, रिलेवेंट फैक्टर। क्यों? क्योंकि यह सब्सिक्वेंट कंडक्ट दिखाता है, एंड ऑल्सो मोटिव बिहाइंड द, छुपाने का, कंसीलमेंट बिहाइंड मोटिव दिखाता है कि यह गड़बड़ है कुछ।
अब वेदर ए रेबिस्ट बी, ए ने बी का मतलब बेइज्जती किया है ना, वेदर ए रेबिस्ट ए वाज रेबिस्ट, नहीं ए की बेइज्जती हुआ है या नहीं हुआ। द फैक्ट दैट मीन्स लीड रेप, रेप हुआ कि नहीं। शॉर्टली आफ्टर लीड रेप शी मेड ए कंप्लेंट रिलेटिंग टू क्राइम, तो हुआ है। Circumstances under which the terms in which the complaint was made, है ना, आर रिलेवेंट फैक्ट। तो उसने रेप हुआ कि नहीं, तो उसने जस्ट शी मेड ए कंप्लेंट रिलेटिंग टू क्राइम, तो कंप्लेंट किया है, एफआईआर किया है ना। किसी लोगों को कंप्लेन करना दो तरह का हो सकता है, एक तो पुलिस को जाके बोले, एक या तो कोर्ट में जाके बोले, तीसरा कि किसी भी रिलेटिव को या घर में अपने परिवार वालों को बोले, तो वही कंप्लेन हुआ। सिंपल नरेट या स्टोरी अलग होता है। कंप्लेन करना मतलब जाते ही शिकायत करना कि ऐसे ऐसे उसने मेरे साथ किया है, और विथ ए व्यू टू टेक एक्शन, है ना। तो अब उनके पेरेंट पर डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं। द फैक्ट दैट the fact that without making a complaint, she said that he had rabbit is not relevant as a conduct under this section. वो जस्ट एक कहानी बता रही है कि 2 घंटे बाद घर गई तो तुरंत नहीं, और मतलब चिल्ला चिल्ला के रो रो के नहीं, वो जस्ट बोली है कि 2 दिन बाद बोल रही है कि वो उसके साथ रेबिस्ट हुआ है, कि घटना हुआ है, तो वह नहीं चलेगा, वह रिलेवेंट फैक्ट नहीं है। इट माइट बी रिलेवेंट एज ए डाइंग डिक्लेरेशन, यदि मरते समय कोई कुछ बोल रहा है ना, अंडर 32, तो दो इट में बी रिलेवेंट, तो वहाँ वो रिलेवेंट हो जाएगा। या कोरोबरेटिव एविडेंस अंडर 157 में क्या है, कोरोबरेशन ऑफ एविडेंस होता है, तो कोरोबरेटिव एविडेंस के लिए ये रिलेवेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पैरासीटामोल सेक्शन 7 में रिलेवेंट नहीं होगा, सब्सिक्वेंट कंडक्ट में रिलेवेंट नहीं होगा। वेदर ए वाज रॉब्ड, ए के साथ लूट हो गया है, तो सून आफ्टर द लीड रॉबरी ही मेड ए कंप्लेंट रिलेटिंग टू ऑफेंस। किसी भी व्यक्ति को भी, पुलिस को करे चाहे ना, मजिस्ट्रेट को करे चाहे ना, साधारण व्यक्ति को, परिवार को, दोस्त को भी यदि कंप्लेन करता है कि उसने मेरे चेन छीन लिया, घड़ी छीन लिया, तो यह एक रिलेवेंट फैक्ट हो रहा है। द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच द टर्म्स इन व्हिच द कंप्लेंट वाज मेड आर रिलेवेंट, द टर्म्स in which the complaint was made are relevant fact. The fact that he said he had been robbed without making any complaint is not relevant as conduct. और साधारण बिना कंप्लेन के वह नरेट और स्टोरी करता है अपना, या तो वह रिलेवेंट नहीं होगा। भले ही यदि नरेटर स्टोरी करता है डाइंग रिलेशन की, उसने ऐसे ऐसे मेरे को मार दिया, और हाँ मरते समय बोलता है, तो मरता तो आदमी 2 घंटा बाद भी, तब भी वह डाइंग रिलेशन सेक्शन 32(1) में रिलेवेंट हो जाएगा। कोरोबरेटिव फैक्ट में, कोरोबरेशन करने में रिलेवेंट हो जाएगा अंडर सेक्शन 157 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। लेकिन पीसीएम में, पैरासीटामोल में मोटिव, कंडक्ट, पी से प्रिपरेशन और सी से कंडक्ट, आई से मोटिव में अंडर सेक्शन 8 रिलेवेंट नहीं होगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं सेक्शन 9 में होता है 9 थिंग। 9 में क्या होता है, 9 बातें बताई गई है। अब सेक्शन 9 क्या कहता है, नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रिलेवेंट फैक्ट।
और 9 में 9 बातें बताई गई है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है TIP, सबसे इम्पोर्टेंट है TIP। सेक्शन 9 जब भी होता है तो इससे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, TIP, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड। तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड कब होता है दोस्तों? कोई भी व्यक्ति अचानक, अनजान व्यक्ति यदि मेरे साथ कुछ अपराध कर दिया, तो जब पहले वो पकड़ा जाता है, अरेस्ट होता है, तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने, पुलिस के सामने क्यों नहीं, क्योंकि पुलिस के सामने कुछ भी आप बोल दो या कुछ भी स्टेटमेंट दे दो, वो इरेलीवेंट होता है। तो पुलिस के सामने, पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने उसको ले जाता है और एक्यूज से बोलता है, मजिस्ट्रेट बोलेगा विक्टिम से कि एक्यूज कौन आपके साथ अपराध किया, पहचानो। तो एक्यूज को अरेस्ट होने पर एक्यूज के साथ दूसरे व्यक्ति भी रहेंगे, मीन्स भीड़ में ही बोलेगा, पूरे कोर्ट में ही बोलेगा किसने आपके साथ अपराध किया, तो आप इशारा कर दी किसने किया है, तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन वो वैलिड माना जाता है। और यही है सेक्शन 9 में पूछा जाता है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पे। दूसरा, यदि रात में किसी ने मेरे साथ कोई अपराध कर दिया, तो मैं तो उसको अंधेरे में चेहरा देखा ना, अंधेरा रात था, डार्क नाइट था, और फिर उसको अरेस्ट हुआ, तब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन कराया जाएगा। मतलब पुलिस अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट को बोलेगा सर अपराधी पकड़ा गया है, जो अननोन पर्सन था वो, और टेस्ट आइडेंटिफिकेशन, तो उसके कद, काठी, आवाज, कपड़े, वेशभूषा, अंधेरा में भी तो थोड़ा बहुत दिखाई पड़ता है, सब चीजें, आवाज से वो जो विक्टिम है वो उसको पहचानेगी। तो यहाँ भी वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन काम आ जाता है। लेकिन कोई पड़ोसी से हमको झगड़ा हुआ, देयर इज नो नीड ऑफ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन। किसी व्यक्ति से झगड़ा हुआ जिसका चेहरा जानते हैं, जिसका एड्रेस जानते हैं, जिसका नाम वगैरह जानते हैं, तो नो नीड ऑफ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन। किसी से झगड़ा हुआ और उसको एड्रेस नहीं जानते हैं, सिर्फ चेहरा पहचानते हैं, तब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन TIP की जरूरत है। तो TIP की जरूरत हमेशा अननोन व्यक्ति या अननोन पर्सन के साथ होता है, और जो आपको साथ पहली बार मिला और उसने आपके साथ अपराध कर दिया, वेदर इट इज डे और नाइट, डजंट मैटर। तो इसी तरह से कहता है दोस्तों, देखते हैं इस सेक्शन को। यह सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस सेक्शन से। मेनली टेस्ट आइडेंटिफिकेशन रेट, उसको लिख देता हूँ दोस्तों। टेस्ट क्या है? टेस्ट आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, TIP, टेस्ट सॉरी परेड, PRADE, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, ये है दोस्तों। तो इसमें ठीक है दोस्तों, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड मेन सेक्शन 9 में यही देखते हैं दोस्तों। अब इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि ये सेक्शन पढ़ना है ना, मिटाना पड़ेगा। अब देखते हैं कि फॉर नेसेसरी टू एक्सप्लेन, वो फैक्ट जो किसी भी घटना को एक्सप्लेन करे। यहाँ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में क्या करते हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं कि यही है ना व्यक्ति, इंट्रोड्यूस करते हैं कि यही अपराधी है। ए फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट को हम या तो एक्सप्लेन करते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं, और जो भी एक्सप्लेन करेंगे वो फैक्ट या इंट्रोड्यूस करेंगे वो फैक्ट या रिलेवेंट फैक्ट होगा, विच सपोर्ट, या तो वह सपोर्ट करता है कि भाई ये अपराधी है, या रिवर्ट या उसको नकारता है कि अपराधी नहीं है। जैसे भीड़ में दिखाया ये अपराधी है, जो अपराधी नहीं, लाइन से बोल रहे थे नहीं, तो रिवर्ट कर रहा है ये अपराधी है, हाँ। दूसरा नेक्स्ट ये अपराधी है, नहीं, तो उसके बाद नेक्स्ट ये अपराधी है, तो हाँ। तो अपराधी को छांट रहा है, अपराधी को निकाल रहा है, तो सपोर्ट कर रहा है। किस चीज़ का सपोर्ट कर रहा है? तो क्राइम के जो एविडेंस है उसमें वो सपोर्टिंग
एविडेंस के काम कर रहा है, और रिवर्टिंग एविडेंस के काम कर रहा है। यदि कोई अपराधी नहीं है तो सचमुच में पहचान रहा है कि अपराधी नहीं है, जो विक्टिम है वो पहचान रहा है। तो रिवर्टिंग तो एक्सप्लेनेटरी मतलब एक्सप्लेन करने वाला फैक्ट, या इंट्रोडक्टरी फैक्ट इंट्रोड्यूस करने वाला फैक्ट, या सपोर्टिंग फैक्ट, या रिवर्टिंग फैक्ट, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है फैक्ट इन रिलेवेंट फैक्ट। ये कहलाता है रिलेवेंट फैक्ट सेक्शन 9 में। एंड इन्फ्रेंस सजेस्टेड बाय ए फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट which establish the identity of anything or person, जो कि which establish the identity of anything, जो कि किसी भी चीज का आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करता है ना, पहचान को बताता है। वैसा एक्सप्लेन करने वाला फैक्ट, इंट्रोड्यूस करने वाला फैक्ट, या सपोर्ट करने वाला फैक्ट, या नकारने वाला, रिवर्ट करने वाला फैक्ट, जो कि एक व्यक्ति के पहचान को बताता है, वह रिलेवेंट फैक्ट कहलाता है। ए पर्सन हुज आइडेंटिटी इज रिलेवेंट। और फिक्स द टाइम या फिक्स द प्लेस एट विच एनी फैक्ट ऑन इशू और रिलेवेंट फैक्ट हैज हैपेंड, एंड विच एनी फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट हैज हैपेंड, विच शो द रिलेशन, या एनी फैक्ट विच शो द रिलेशन, है ना, any fact which show the relation between the party by whom such fact was transacted, are relevant fact and they are necessary for the purpose। तो क्या क्या आ गया? एक्सप्लेनेटरी फैक्ट, किसी भी फैक्ट इन इशू के बारे में एक्सप्लेन करता है तो रिलेवेंट फैक्ट है। किसी भी फैक्ट इन इशू के बारे में इंट्रोड्यूस करता है, परिचय बताता है, तो वो रिलेवेंट फैक्ट है। टीआईपी में वही तो बता रहा है। किसी भी फैक्ट इन इशू के बाद सपोर्टिंग फैक्ट देता है, घटना से सपोर्टेड फैक्ट है, और घटना को सपोर्ट करता है कि ऐसा घटना हुआ, तो वो रिलेवेंट फैक्ट है। उस घटना को बिल्कुल नकार देता है कोई फैक्ट, तो ही रिवर्टिंग फैक्ट है। एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ ए थिंग और पर्सन, तो ही रिलेवेंट फैक्ट है। फिक्स द टाइम और फिक्स द प्लेस ऑफ फैक्ट इन इशू, कितना बजे हुआ था, तो ही रिलेवेंट फैक्ट है। जैसे पोस्टमार्टम में वो बता देता है कि मोर्गेस ये होता है, डेथ होता है किसी का, तो मोर्टिस रेग्रेस होता है, जिसमें कि बॉडी में अकड़ आ जाती है, तो वो शायद 3 घंटे बाद आता है, तो उसको बॉडी पूरा हिलता नहीं है, तो उसको बोलते हैं कि फिक्स द टाइम, कि 3 घंटे पहले मर्डर हुआ है, तो ये भी रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। show the relation between the party, any fact we show the relation between the party, तो भी relevant fact हो जाएगा। इतना चीज relevant fact है। और इसका एग्जाम्पल एफ मतलब 6 एग्जाम्पल है इसका। अब इसको टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड जो लिखे हैं इसको मिटा देते हैं दोस्तों, तो हम इसको देख पाएंगे। ठीक है, अब देखिए पहला है क्वेश्चन इज वेदर ए गिवन डॉक्यूमेंट इज द विल ऑफ ए। द क्वेश्चन वेदर ए गिवन डॉक्यूमेंट इज विल ऑफ ए, ये वसीयत है या नहीं है। तो स्टेट ऑफ एज प्रॉपर्टी है ना, ए के पास कोई प्रॉपर्टी रहेगा तो ना वसीयत करेगा, एंड हिज फैमिली प्रॉपर्टी एट द डेट ऑफ लीड विल वसीयत में भी रिलेवेंट फैक्ट, तो वो क्या हो जाएगा? रिलेवेंट फैक्ट होगा। ए शू बी फॉर लाइबल, लिख कर उसने लेटर लिख करके पर्ची में छाप करके पोस्टर छाप करके उसको क्या क्या डिफेमेशन किया है, तो उसके लिए उसने केस कर दिया। इम्पुटिंग डिस्ग्रेसफुल कंडक्ट टू ए, है ना, मैंने केस किया। बी अफर्म द मैटर लीड टू बी लाइबलस इज ट्रू, तो बी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ अफर्म किया मैटर लीड टू बी लाइबलस, हमने इसको गाली दिया है। लेकिन गाली क्यों दिया है? क्योंकि हमको इन्होंने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया, और हमारा ये कर्ज लिए हुए 10 लाख रुपया और उधार ले करके अब पैसे हमें वापस ये नहीं कर रहे, इसलिए हमने
इनको अपमानित किया, लिख करके गाली लिखा और डिफेमेशन किया। लाइबल मतलब लिख कर, स्लैंडर मतलब बोलकर, से करके, से मतलब बोलना। The position and relation of party at the time when the libel was published क्या हो जाएगा, relevant fact हो जाएगा, as introductory to the fact and issue। चलो, लेकिन मेन यहाँ है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन। डेट आता है बार बार आता है एग्जामिनेशन में, तो 9 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे कहता है पार्टिकुलर रिकॉर्ड चल रहा है। आगे कहता है दोस्तों, ए particulars of a dispute between A and B about a matter unconnected with the alleged libel are irrelevant। ये particular dispute है A और B के बीच, about a matter unconnected with the libel are irrelevant। और कोई भी पर्टिकुलर डिस्प्यूट है दोनों के बीच, लेकिन उसके चलते यह गाली नहीं दिया गया है, तो वो इरेलीवेंट हो जाएगा। दो द यहाँ उससे कोई रिलेशन नहीं है तो इरेलीवेंट होगा। दो द फैक्ट दैट देयर वाज ए डिस्प्यूट मे बी रिलेवेंट इफ इट अफेक्टेड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। हाँ, यह हो सकता है कि इसने ए और बी के रिश्ते को खराब किया, बुरा किया, तो ये इरेलीवेंट फैक्ट हो सकता है, रिलेवेंट फैक्ट हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि अनकनेक्टेड है उस फैक्ट एंड इशू से, तो वहाँ रिलेवेंट नहीं होगा। अब ये अक्यूज है एक क्राइम का, क्राइम कर दिया उसने, मान लीजिए। द फैक्ट दैट soon after the commission of the crime, अब soon after the commission of the crime, just commission of crime के just पहले बाद में, soon after the commission of the crime, just कमीशन ऑफ क्राइम के बाद, है ना, क्या किया, ये भाग गया गांव छोड़कर या घर छोड़कर भाग गया, तो यह रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह सब्सिक्वेंट कंडक्ट दिखाता है ना। अंडर सेक्स में तो रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। एंड अफेक्टेड बाय फैक्ट एंड इशू, एंड अफेक्टेड बाय फैक्ट एंड इशू, और फैक्ट एंड इशू को अफेक्ट कर रहा है, तो relevant fact was the fact at the time when he left home he had certain urgent business at the other place where he went is relevant. It tend to explain the fact that he left home suddenly। तो यदि वो उसको कोई बिजनेस था, वो चला गया, तो ये क्या है, रिवर्टिंग फैक्ट है, तो यह सेक्शन 9 में रिलेवेंट हो जाएगा, है ना। और वह घर छोड़कर चला गया तो सब्सिक्वेंट कंडक्ट में भी रिलेवेंट हो जाएगा, और सपोर्टिंग फैक्ट में रिलेवेंट हो जाएगा, 9 में भी रिलेवेंट होगा। मेन 8 में चलेगा, 8 में डायरेक्ट रिलेवेंट हो रहा है, तो सेक्शन 8 इस पे लगेगा। डिटेल ऑफ बिजनेस ऑन विच ही वाज लेफ्ट आर नॉट रिलेवेंट। डिटेल ऑफ बिजनेस ऑन विच ही लेफ्ट वाज नॉट रिलेवेंट except so far as necessary to show that business was sudden or urgent। बिजनेस सडन था, अर्जेंट था, एकदम तुरंत तो चला गया मर्डर के बाद, क्योंकि मर्डर के बाद कोई भी तो वहाँ जाके देखता है ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब वो तुरंत चला गया तो सडन और अर्जेंट नहीं होगा। This would be for inducing C to break a contract of service made by him with A। अब A कहता है कि A ने B पर केस कर दिया है, इंड्यूसिंग C कि आपने C को उस इंस्टिगेट किया, बहकाया है कि कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दो, है ना, इसलिए मैंने आप पर केस कर दिया, बी पर केस कर दिया है। सी ऑन लिविंग एज सर्विस, सी ने एक के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ करके उसके साथ सर्विस नहीं कर रहा, तो लिविंग जो सर्विस छोड़ रहा था, तो कहा
सेड टू ए, तो ए से कहा आई एम लिविंग यू बिकॉज बी मेड मी ए बेटर ऑफर। बी मुझे ज्यादा पैकेज दिया है कि मेरे कंपनी में आ जाओ, तुमको वेतन कितना मिलता है 60,000, मैं दूंगा तुझे 1 लाख रुपया महीना, तुम मेरे कंपनी में आ जाओ, इसलिए मैं आपके कंपनी छोड़ रहा हूँ। द स्टेटमेंट इज रिलेवेंट फैक्ट एज एक्सप्लेनेटरी फैक्ट हो गया है ना, एक्सप्लेनेटरी सी कंडक्ट विच इज रिलेवेंट अंडर सेक्शन 9। सेक्शन 9 में कितने फैक्ट रिलेवेंट है, तो एक तो एक्सप्लेनेटरी फैक्ट, दूसरा इंट्रोडक्टरी फैक्ट, तीसरा सपोर्टिंग फैक्ट, चौथा रिवर्टिंग फैक्ट, पांचवा आइडेंटिफाइंग फैक्ट, छठा विच फिक्स द टाइम, सातवां विच फिक्स द प्लेस, आठवां विच शो द रिलेशनशिप। ये 8 फैक्ट जो है, और नौवां क्या कि रिलेवेंट फैक्ट हैपेंड फैक्ट, ये 9 चीजें होती हैं। एक है TIP भी उसमें है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन प्लेट, ये 9 चीज है, उसको पहचान गया तो रिलेवेंट फैक्ट है। तो एक्सप्लेनेटरी 1, इंट्रोडक्टरी 2, सपोर्टिंग 3, रिवर्टिंग 4, एस्टेब्लिशिंग द आइडेंटिटी 5, फिक्सिंग द टाइम 6, फिक्सिंग द प्लेस 7, और रिलेशन 8, और TIP टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड भी जोड़ लीजिए इसमें, एक TIP 9। तो सेक्शन 9 में क्या बताया जाता है, सेक्शन 9 में 9 थिंग रिलेवेंट है। सेक्शन 9 में क्या बताया जाता है कि 9 मैटर जो है रिलेवेंट है, 9 में 9 मैटर रिलेवेंट है। चलो यहाँ तक हम दे चुके हैं, लास्ट 2 देखते हैं। बोलता है ए एक्यूज ऑफ थेफ्ट, ए पर चोरी का केस चल रहा है, इज सीन टू गिव द स्टोलन प्रॉपर्टी टू बी, जो सामान चुराया था, हाँ मान लो कि घड़ी चुरा लिया था तो वो घड़ी, बॉक्स गहने चुरा लिए थे, बॉक्स चुराया था तो वो बॉक्स बी को दे रहा है, बेच रहा है। हु इज सीन टू गिव इट टू एज वाइफ, एज एक्यूज ऑफ थेफ्ट इज सीन टू गिव द stolen property who is seen to give it to his wife, है ना। और बी बाद में, पहले तो बी को दे दिया, अब बी बाद में ए की पत्नी को दे रहा है। बी सेज एज ही डिलीवर इट, ए सेज यू आर टू हाइड दिस, ए ने उसको बोला था कि तुम इसको छुपा के रखो, और छुपा के रखा, कुछ दिन छुपा के रखो, तो 1 सप्ताह छुपा के रखा, उसके बाद उसकी पत्नी को लौटा रहा है, तो ये सारे फैक्ट हो जाएगा रिलेवेंट फैक्ट। बीज स्टेटमेंट कि उसने मेरे को छुपाने के लिए दिया था, तो ये एक्सप्लेनेटरी फैक्ट है, रिलेवेंट हो जाएगा। ए फैक्ट विच पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, तो ये रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। ए इज ट्राइड फॉर ए राइट, ये एक राइट के लिए ट्राई हो रहा है कि राइट इसने किया, दंगा किया। इज प्रूव टू हैव मार्क्ड एट द हेड ऑफ मॉब, इज प्रूव टू हैव मार्क्ड मतलब साबित किया है कि मार्चिंग किया है हेड के आगे, मतलब हेड किया है, लीड किया है इसने भीड़ को कि दंगा करो। क्राइज द मॉब आर रिलेवेंट एक्सप्लेनेटरी फैक्ट ऑफ द, तो क्राइज जो है मॉब के कि ये चिल्लाया कि यस हम तुम्हारे साथ हैं, चलो मारो मारो, है ना, तो ये एक्सप्लेनेटरी फैक्ट है और ये रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो का रिकॉर्डिंग 1 घंटा 20 मिनट हो गया है, तो मेरे को लगता है कि सेक्शन 10 है जो कंस्पिरेसी के बारे में बताता है, कंस्पिरेटर के बारे में बताता है, वो कल देखते हैं। सेक्शन 10
थिंग सेड और डन बाय कंस्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। इन रेफरेंस टू कंस्पिरेसी में जो कुछ हुआ है उसके बारे में उसकी कोई भी एक मेंबर कंस्पिरेसी का कुछ भी बोलता है तो वह एक रिलेवेंट फैक्ट कहलाएगा। वह फैक्ट क्या कहलाएगा? वह फैक्ट रिलेवेंट फैक्ट कहलाएगा। तो आज के लिए सेक्शन 9 तक है दोस्तों, कल सेक्शन 10 से आगे बढ़ेंगे। तब तक दोस्तों बाय। और हमारे वीडियो को दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।